हमारे शंकरनाथ न्यूज के स्टूडियो में आप जैसा जानते हैं हम हमेशा ही नए नए मेहमानों को आपसे जो है वो रूबरू कराते रहते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में जो है वो जो खास मेहमान हमने आपसे मुलाकात करने के लिए जिनको लेकर आए वो नैश नुसरत अली जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। ये नैश जी जो है वो महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में बॉलर की का जो किरदार है वो आप तक निभा चुके हैं। इसके साथ में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो उनका काम है वो बहुत ही बेहतरीन है। एक बिजनेस वुमेन के तौर पर जो बिजनेस टाइकून के तौर पे वो काम कर चुके हैं और फिलहाल जो है उनका एंट्री जो है वो पॉलिटिक्स में हो चुका है। पिछले कई वर्षों से वो पॉलिटिक्स में उनका जो काम है वो बेहतरीन तरीके से शुरू है। तो आज हम उनसे जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और हम देखेंगे कि फिलहाल उनकी राजनीति का रुख किस तरह से मुड़ रहा है और किस तरह से उनका आगे का करियर वो चुनने वाली है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नेक्स्ट मैम सबसे पहला सवाल शायद आपको बहुत जरूरी पूछूंगा कि नाम बड़ा ही अलग है, डिफरेंट है, क्या वजह है? नाम आपका ये रियल नाम है या फिर ये थोड़ा सा चेंज किया हुआ है? क्योंकि बहुत सारे लोग अपना नाम बाद में चेंज कर देते हैं। सर मेरा एक्चुअली बर्थ नेम जो है वो नुसरत अली है, लेकिन नैश मुझे खिताब मिला था क्योंकि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर थे डियॉन नैश, तो समवेयर उनका और मेरा बॉलिंग एक्शन काफ़ी सिमिलर था, तो उसी की वजह से मुझे ये नाम मिला है। और अब मैंने मतलब जितने भी लोग जानते हैं वो नैश के नाम से ज़्यादा जानते हैं, तो मेरे जो भी गैजेट्स हैं या मेरे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर ये नाम अब आ चुका है। तो अब मेरा पूरा नाम है नैश नुसरत अली। हाँ नैश, सबसे खास बोले तो आपका एक महिला का क्रिकेट टीम में आप बॉलर की भूमिका अदा कर चुकी है। कितना अर्सा हो गया आपने ये सब छोड़ दिया मतलब क्रिकेट का और आपने पॉलिटिक्स की तरफ आपका रुझान किस तरह से बढ़ गया? जी एक्चुअली सर क्रिकेट छोड़े हुए तो मुझे ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो चुके हैं। आई लेफ्ट माई क्रिकेट। बिजनेस मैं शुरू से ही करना चाहती थी क्योंकि मेरी मंशा हमेशा से यही थी कि मेरी वजह से दूसरों को रोजगार मिले, और मुझे शुरू से ही मतलब एक विचारधारा मेरी यही रही है कि मेरी वजह से या अगर मैं 1% एक जीरे के बराबर भी अगर मैं एक उसका क्रेडिट तो नहीं, अगर मैं उस काबिल भी बन जाऊं कि किसी के घर में अगर एक नमक के बराबर भी अगर मेरे थ्रू अगर किसी का रोजगार आता है तो मैं उसको अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। मैम जैसा कि आप जानते हैं मुस्लिम कम्युनिटी से आप होती है, सारी दुनिया जानती है, अपना देश जानता है कि मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियों को जो है वो बहुत ज़्यादा उन्हें फ्रीडम नहीं दिया जाता। उसके बावजूद भी एक क्रिकेटर बनना सारे लोगों के सामने एक मतलब एक अच्छा उदाहरण है। हाँ। तो किस तरह से आपके घर वालों का सपोर्ट कैसे मिला? क्योंकि नहीं मिलता है, लड़कियों को हम देखते हैं मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियों को दबाया जाता है, आप भी जानती हैं। सर एक्चुअली ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन पर। मेरी मामा उस जमाने की ग्रेजुएट है, डैडी मेरे पोस्ट ग्रेजुएट थे, वो सेंट्रल एक्साइज में थे, एओ थे, असिस्टेंट ऑफिसर थे नागपुर के, और वो खुद एक फुटबॉलर थे, वो खुद एक नेशनल प्लेयर थे। अच्छा, तो बैकग्राउंड ही मिल गया जी। और हम लोग 5 बहनें थी, भाई नहीं है मुझे कोई। तो मेरे डैडी का मतलब बड़ा एक पॉजिटिव और स्पोर्टिव एनवायरनमेंट मिला मुझे घर का। तो मुझे आज मैं जो भी हूँ इसका सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो मेरे डैड, मेरी मामा और मेरी सारी बहन। मतलब कभी भी मुझे किसी भी चीज़ का क्रिटिसिज्म नहीं उठाना पड़ा मेरे घर की तरफ से। सिर्फ समाज जो होता है वो हम किसी को मतलब रोक नहीं सकते, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। कोई लड़ाई करके विरोध करता है, मैंने अपना करियर और जीत बना के सबका दिल जीता है। तो मुझे मेरी कम्युनिटी से भी आज बहुत सपोर्ट है। और बात सही है कि बहुत टफ था, इतना आसान नहीं था, क्योंकि मेरा स्कूलिंग भी जहाँ से हुआ वहाँ पे भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सामने आई जो मतलब बहुत ज़्यादा एक 8-9 की बच्ची के लिए वो फेस करना इतना आसान नहीं था। एक बात लोग नहीं जानते मेरे बारे में, मैं एनसीसी की भी बेस्ट कैडेट रह चुकी हूँ। मैं जिस उर्दू स्कूल में थी तो वहाँ पे एनसीसी का नामो निशान नहीं था, लेकिन मुझे एनसीसी करना था। अब एनसीसी में पैंट और शर्ट होता था, तो वहाँ पे मुझे वो अलाउ नहीं किया जा रहा था। तो मैंने 7th स्टैंडर्ड की एज में हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था, बड़ी टूटी फूटी इंग्लिश और हिंदी में लिखा था
मेरे पापा ने कहा था कि वही आपका काम कर सकते हैं। तो शायद मुझे याद है नरसिम्हा राव जी थे उस टाइम, जी तो मैंने वो लेटर लिखा था। तो रिटर्न मुझे एक्नॉलेजमेंट उसका मिला, लेकिन पहला लेटर मेरे स्कूल में गया और वहाँ से बोला गया कि इस लड़की को स्पेशल केस में एनसीसी ज्वाइन करेगी। तो मुझे सरस्वती विद्यालय शंकर नगर में मुझे एनसीसी का 1.5 घंटे का स्लॉट मिला। तो मैं यहाँ स्कूल करती थी और एनसीसी के कपड़े मेरे बैग में होते थे। मैं साइकिल से गांधी बाग से मैं यहाँ आती थी, एमए के आज़ाद से मैं यहाँ आती थी शंकर नगर, फिर मैं यहाँ परेड करती थी 2 घंटा, फिर वापस आई गो बैक टू माई स्कूल। मैं अपने स्कूल जाके वापस स्कूल कंटिन्यू करती थी। तो ये तकरीबन 2 साल चला। फिर मुझे सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में भी चांस मिला परेड करने का। तो शुरू से मतलब मुझे टफ चीज़ें पसंद है बचपन से। नैश, आज़ादी के 70 साल के बाद मुस्लिम समुदाय को कहाँ पाते हैं? उनके अधिकारों को लेकर आप जब अपने आपकी लड़ाई शुरू है, आप देख रहे हैं, एक पॉलिटिक्स आपने ज्वाइन किया है, तो क्या लगता है आपको 70 सालों में मैक्सिमम जो सरकार रही वो कांग्रेस की रही है, उनको उनके अधिकारों से कहीं भी वंचित रखा गया है, या फिर उनको जो चाहिए, जो मुकाम उनका चाहिए, क्या लगता है आपको उनको हासिल हो चुका है? देखिए सर, सबसे पहली बात आपने जो कहा कि 70 साल कांग्रेस ने हुकूमत करी है, बात बिल्कुल सही है आपकी। लेकिन 70 सालों में उसमें, सॉरी सर मैं आपकी एक बात करूँ, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी दौर आया, देवी गौड़ा जी का भी, मैक्सिमम टाइम तो कांग्रेस की। चलिए ठीक है, मैं मान लेती हूँ इस बात को। लेकिन सर कभी भी इस तरीके से मुस्लिम समाज को जो आज थ्रेटनिंग हुई है, मॉब लिंचिंग हुई है, जो भी, वो नहीं। पढ़ाई में आप कितने आगे जाते हैं या बिजनेस में आप कितने आगे जाते हैं, वो बात हर तरीके से ठीक है। लेकिन जब आपको आपकी कास्ट पे जाके जब आपको थ्रेटनिंग होती है, वो पेन सबसे ज्यादा होता है। और जब से 2014 से बीजेपी की सरकार आई है, हमारे यहाँ ये चीजें बहुत हो चुकी। आपने कभी 70 साल में कभी लव जिहाद सुना था? कि तब कभी ऐसी चीजें नहीं होती थी। लेकिन क्या उसको पर्टिकुलर चीज को लेकर के आप मीडिया पे ले आते हैं? अगर अमित शाह जी को, अगर वो हमारे गृह मंत्री हैं, मैं उनके पद का पूरा सम्मान करती हूँ, अगर उनको कोई बंदा फेसबुक पे ये लिख देता है, जब वो वेस्ट बंगाल में बिना मास्क के जब वो प्रचार करते हैं इतने लाखों की भीड़ में, तो कोई बंदा अगर ये लिख देता है कि अमित शाह जी को कभी क्या कोरोना नहीं होगा, इन्होंने मास्क भी नहीं पहना है, तो क्योंकि मैसेज करने वाला बंदा किसी पर्टिकुलर एक समाज से था, तो उसको आपने अन्य भक्त ने लिख दिया कि #टेररिस्ट। ये पहले तो नहीं सुना था मैंने। तो आप कितना दबाओगे? रेवुलेशन आ रहा है। आज मुस्लिम कम्युनिटी में भी काफ़ी एजुकेशन की तरफ लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरी खुद की सिस्टर डॉक्टर है, 2 सिस्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट है, मेरी मदर क्वालिफाइड है, मैंने भी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आने वाले समय में अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो मेरा पहला फोकस होगा एजुकेशन की तरफ। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, 70 साल जो आपने कहा, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी हमारा एजुकेशन का बजट, जब हम इमरजेंसी के टाइम में थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब देश की प्रधानमंत्री थी, तो तब भी हमारे भारत का एजुकेशन का बजट 5.2 था। ये देश की पहली सरकार है जिसने एजुकेशन का बजट 3.5 पे लाके खड़ा कर दिया। यानी इनकी मंशा ही यही है कि देश का युवा पढ़े ना, केवल पकोड़ा बेचे, क्योंकि पढ़ेगा तो राइट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाके सवाल पूछेगा और सवाल मोदी जी का उसको जवाब देना ही पड़ेगा। तो आज मुझे लगता है कि 70 साल में जो बदहाली नहीं हुई जीडीपी से लेकर के, एजुकेशन से लेके, तो ये 7.5 सालों में इन दोनों चीजों की धज्जियां उड़ गई है। नेक्स्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो कौन सा है, और हमारा कांग्रेस का जो वोट बैंक है मैक्सिमम जो है वो दलित और मुस्लिम समुदाय के लोग हमारे कांग्रेस को जो है वो ज़्यादा वोट करते हैं, ये जग जाहिर है। तो पिछली बार, मतलब जब पहले ही मालूम है कि मुस्लिम्स को मालूम है, दलित समुदाय को मालूम है कि कांग्रेस ही अपनी पार्टी है, उसे ही हमें सब हमेशा वोट देना पड़ता है या हम उन्हीं के साथ में रहेंगे,
क्या ऐसी वजह रही होगी आपको कि पिछले दोनों टर्म हमें सपोर्ट नहीं मिल पाया? ठीक है, बीएसपी का जो वोट बैंक है वो दलितों का वोट बैंक बीएसपी की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन मुस्लिम्स का जो वोट बैंक है वो तो कट्टर कांग्रेसी था, क्यों डाइवर्ट हो गया? क्या वजह रही? सर पहली बात, हमें लोगों की मानसिकता बदलनी पड़ेगी कट्टर शब्द हटाकर। हम डेमोक्रेसी देश में, जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, और वहाँ पे रहते हैं, तो सर ऐसा नहीं है। हर एक चीज का बदलाव आता है, एक चेंज आता है। जैसे आपने स्कूलिंग की होगी तो कुछ टाइम तक आपके स्कूल का कैप्टन कोई और होगा, बाद में कोई और होता। लोगों ने ऐसे ही चेंज लाने की कोशिश की, लेकिन आज चेंज हम ये कुछ गलतियां हुई होंगी, आपको नहीं लगता? सर देखिए, जहां हमारी गलतियां हुई हैं कांग्रेस पार्टी की या हमारी खुद की, हम उसको सुधार के हम आगे बढ़ चुके हैं। और आने वाले जो समय होगा 2024, वो कांग्रेस फ्यूचर में एक बहुत अच्छा एक इतिहास रचेगा, आप देखिएगा। आपने क्यों, मतलब क्या रीजन हो गया आपने खेल छोड़ दिया? राजनीति का रुझान हो गया एकदम से, खेल क्यों छोड़ दिया? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मेरे फादर गुजर गए थे, तो मुझ पर घर की काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, और मैंने फिर उस वक्त मन बना लिया था कि मुझे बिजनेस पर ही फोकस करना है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा। और दूसरी चीज़ें, ऐसा नहीं है सर कि मैंने राजनीति को ही बना लिया अपना फोकस। 2014 में जब मैंने बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ा, तो मैंने उसमें देखा कि 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, 15 लाख अकाउंट में आएंगे। तो युवा है सर, लगता है कि नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ करने वाले हैं। लेकिन मोदी जी का एक पे एक झूठ, एक पे एक झूठ। जब 2 करोड़ नौकरियों का हमने पूछा, तो उन्होंने हमें, मतलब क्या बोलना चाहिए, हमें 15 लाख पे उलझा दिया कि आ रहे हैं, खाते खोलिए, खाते खुले, खाते खुल गए तो 15 लाख नहीं आए। 15 लाख के बारे में हमने पूछा, तो मतलब 14 में आपने जो मैनिफेस्टो में जो आपने दिया, तो फिर आपने 14 पूरा निकाल लिया, आपने 2 करोड़ नौकरियों के चक्कर में सब कुछ अरेंज हो रहा है, ये हो रहा है। फिर उसके बाद 15 आ गया, 15 लाख आ रहे हैं। 16 में हमने फिर से सवाल किया, 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई, 15 लाख कहाँ गए? तो आपने हमको जीएसटी पे उलझा दिया, लोग जीएसटी समझ नहीं पा रहे थे, आपने 4 उसमें स्लैब्स ला लिए हैं। फिर उसके बाद आपने उसमें 128 अमेंडमेंट ला लिए। मतलब आप खुद इतने कंफ्यूजिज्म की राजनीति कर रहे हैं, आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं, तो देश को आप क्या समझाओगे? निर्मला सीतारमण हमारे देश की मतलब फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनसे अगर ये पूछते हैं कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, प्याज 200 रुपए किलो क्यों जा रही, वेरी सिंपल आंसर, मैं प्याज नहीं खाती हूँ। अभी मुझे डॉक्टर हर्षवर्धन जी की एक बात पर सच में मुझे अफसोस हो रहा है कि वो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। उनको ये पूछा गया सवाल कि कोरोना में जब इंसान लड़ता है तो वो मेंटली ज्यादा डिप्रेशन में आ रहा है, ठीक है। उन्होंने पता है क्या रिप्लाई किया? उन्होंने कहा अगर आपको डिप्रेशन आता है तो आप डार्क चॉकलेट खाइए। यहाँ कोरोना काल में एक श्रमिक और एक लोअर मिडिल क्लास बंदा एक टाइम की रोटी के लिए जूझ रहा है, वो डार्क चॉकलेट कहाँ से लाएगा? मतलब देखिए इनकी मानसिकता, देखिए इनकी सोच, एक देशवासी की परेशानी को आप डार्क चॉकलेट से ले जाके जोड़ते हैं। 3 तलाक के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? सर देखिए, 3 तलाक पे हमने विरोध किया, ठीक है, लेकिन बीजेपी सरकार बहुमत में है। बीजेपी सरकार की कभी ये मंशा थी नहीं कि वो विपक्ष से कभी भी एक सलाह मशवरा करके जो देश के हित में हो वो काम किया जाए। आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए की भलाई में आपने 3 तलाक लाया, स्वागत है आपका। अगर आप ये समझते हैं कि आपने मुस्लिम महिलाओं का अगर आपने भला किया तो स्वागत है आपका। वैसे आपका कोई अधिकार नहीं है किसी की शरीयत में घुसने का। मेरा मोदी जी से ये सवाल है कि वो पहले खुद भी तो डिक्लेयर कर देते कि उन्होंने अपनी पत्नी को डिवोर्स दिया है, या छोड़ के आए हैं, या शादी नहीं की है। जब तक वो गुजरात के सीएम थे, उन्होंने कभी भी नॉमिनेशन फॉर्म में जो कॉलम आता है मैरिज स्टेटस का, उन्होंने कभी फिलअप ही नहीं किया। जब वो लोकसभा के लिए आए, उसके बाद उनको वो कंपलसरी किया कि नहीं, यू हैव टू फिल अप दिस फॉर्म। तब जाके उन्होंने वो बताया कि मैं शादीशुदा हूं। जो अपनी ही पत्नी का भला नहीं कर सकता, वो मुस्लिम बहनों का क्या भला करे?
प्रेसिडेंट को बदलना चाहिए, इसी बहुत अरसे से मांग रहे हैं, या फिर कांग्रेस के ही कुछ नेता है दिल्ली का बहुत सारे, हाँ, तो आप क्या चाहते हैं, आप किसे देखते हैं पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर, कौन वहाँ पर सूट करता है, क्या लगता है? देखिए, मेरी पहली चॉइस या मेरा पहला मतलब एक भरोसा जो है वो राहुल गांधी जी पर है। ऐसा नहीं कि मैं प्रियंका गांधी जी को नहीं चाहती हूँ, प्रियंका गांधी मतलब दोनों की काम करने की शैली अलग अलग है, लेकिन मोटिव एक है, टारगेट एक है, देश की भलाई के पक्ष में काम करना चाहते हैं। और मैंने प्रियंका जी के साथ काम भी किया है यूपी में, तो मुझे पता है वो काम किस तरीके से करती हैं। तो मतलब दे आर माई आइडियल्स, मतलब अगर मेरे कोई रोल मॉडल है तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, और मेरे और सबके फेवरेट श्री नाना भाऊ पटोले जी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष मतलब जो एक कैपेबिलिटी जो थी वो केवल और केवल नाना भाऊ पटोले में ही है। और जैसे ही हमारे शहर अध्यक्ष श्री विकास भाऊ ठाकरे जी, तो मैं उनका दिल से बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ, मेरे बड़े भाई हैं वो, जिस तरीके से वो अपने कार्यकर्ता को तो ठीक है लेकिन आम जनता को भी जो कनेक्ट करते हैं। सर, अगर हर विधानसभा का अगर एमएलए अगर विकास भाऊ ठाकरे जी अगर बन जाए तो प्रॉब्लम्स इतनी आसानी से सॉल्व होंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे। एमएलए साहब हैं हमारे वो, ठीक है, कोरोना काल में मुझे नहीं लगता मैंने उनको जितना परेशान किया शायद ही किसी ने किया होगा। दिन में 25 बार कॉल करती थी मैंने मिनिमम, और वो 25 बार मुझे कॉल बैक करते थे और 25 बार वो मेरे बातों का जवाब देते थे। रात को 2 बजे क्या, रात को 3 बजे क्या, मतलब जहां कभी होता है कि भाई हम कॉर्पोरेटर को डिस्टर्ब करें, लेकिन यहाँ तो एमएलए साहब है, लेकिन उनमें ना ईगो है ना कुछ है, बस एक ही बात होती है, फोन पे फोन उठा, हाँ बेटा बोल। इससे मुझे जो एनर्जी मिलती है, मुझे जो एक बूस्टर मिलता है, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। सेम चीज नाना भाऊ पटोले जी की है, वो विधानसभा स्पीकर रहे, एक्स एमपी रहे, अभी वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन वो जिस निष्ठा से और जिस एनर्जी से काम कर रहे हैं, आप देखिए रात को 2-2 बजे तक वो मीटिंग्स करते हैं, तो वो एनर्जी हम सारे कार्यकर्ताओं में लानी है। और नाना भाऊ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये चीजें काफी लोगों में जाग चुकी है और हर कार्यकर्ता बहुत अपनी निष्ठा से काम कर रहा है। जैसे कि आपने बताया कि पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर आप राहुल गांधी को ही देखना चाहते हैं, आपकी बातचीत से समझ है तो मैम, लेकिन आपकी पार्टी के बड़े बड़े गद्दावर नेता जो जैसे एमपी के पूर्व सांसद है आजम सर, वो भी राहुल गांधी के बारे में बहुत कुछ बोल चुके हैं कि वो कोई उन्हें पप्पू कहता है, कोई कुछ कहता है, मगर पार्टी के ही बड़े बड़े नेता पूर्व सांसद अगर जिसको आप पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर देखना चाहते हैं उनके बारे में इस तरह का कटाक्ष करते हैं तो क्या करेंगे? क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, हमारे स्टूडियो में आपने भी कहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो एक प्रेसिडेंट के तौर पर काबिल नहीं है, क्या कहेंगे आप? पहली बात क्या विरोध करते हैं, उनका काम ही विरोध करना, बिल्कुल, लेकिन जब पार्टी के लोग होते हैं तो वो सोचते हैं। सर देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊंगी, आपने जो एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया राहुल जी, मैं वो अपनी जबान से जी कि बनाया किसने, भाजपा से निकला था नहीं। देखिए वही बोला ना, विरोधों का तो काम है, विरोधक कुछ भी सुनिए ना, मुझे पहली बात ये बताइए कि वो टारगेट प्रियंका जी को भी कर सकते थे, राहुल जी को क्यों किया, सोनिया जी को भी कर सकते, क्यों किया राहुल जी? बात समझिए, प्रियंका जी को अगर वो करते तो उन्हें ये डर था कि वो एक महिला है। सोनिया जी पर भी इन्होंने काफी कुछ करने की कोशिश की, लेकिन सोनिया जी को उन्होंने ऐसा वर्ड नहीं बोला। राहुल जी को इसलिए बोला क्योंकि आज पूरी भाजपा जानती है कि अगर उन्हें अगर किसी से खतरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने जो जो बातें बोली वो सारी सत्य हुई, देश गवाह है। आप नहीं, मैं आपका सवाल समझ गई, लेकिन अब आप मुझे ये बोले कि पार्टी के ही कुछ लोग राहुल जी के विरोध में, हाँ, बहुत बड़े गद्दावर नेता रह चुके हैं, वही मैं सर मैं वही आ रहा हूँ सर, मैं बता रही हूँ आपको। अब मुझे बताइए यूथ को चांस कब मिलेगा? अगर यही लोग
अगर सीनियर लोग ही अगर अपनी राजनीति करेंगे तो युवाओं को चांस कहाँ मिलेगा? उन्होंने सोनिया गांधी को लीडर नहीं किया। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में आज भी डेमोक्रेसी है, ठीक है, अलग पार्टियों की जैसे नहीं है कि मैंने बोल दिया इसको बना देना ना, आज भी वहां पे एक डेमोक्रेसी है, सबको बोलने का एक अधिकार है, ठीक है। राहुल जी के बारे में कौन क्या सलाह अपनी रखता है वो उनका व्यक्तिगत मसला है, लेकिन मेरा ये कहना है और राहुल जी की नीतियां ये है। सामान्य कार्यकर्ता पर नहीं सर, नहीं पड़ेगा। आज युवा जो जोश में है आप उसको देखिए। आप मुझे बताइए, अगर आप 65 साल के 70 साल के हो गए, आपने और कितने साल राजनीति करनी, एक्टिव राजनीति, ठीक है ना। आप बहुत बड़े नेता हैं, आप बहुत बड़े गद्दावर नेता, लेकिन आप कितने साल तक करते हैं? मैं मान लीजिए 30-35 साल की हूँ, तो मेरी एनर्जी और आपकी एनर्जी का थोड़ा बहुत तो फर्क रहेगा ना सर। तो यही चीजें हैं कि लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और राहुल जी ने ये सोच लिया है कि वो निष्ठावान कार्यकर्ता, हार्ड वर्किंग जो रहेंगे, हम उन्हीं को ही चांस देंगे। स्वयं नाना भाऊ पटोले जी ने भी दैनिक भास्कर में शायद एक दिया था इंटरव्यू, उन्होंने कहा था मैं युवाओं को आगे बढ़ाऊंगा। ये बात आपने सुनी होगी। 3 तलाक के कानून का आपने खिलाफत किया, बहुत बड़ी तादाद में मोर्चा निकला था मैम सपोर्ट में 3 तलाक के, तो क्या कहेंगे? मतलब बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं इस कानून को जानती है और बोलती है कि नहीं हमारे प्रोटेक्शन पहली बार किसी सरकार ने पूछी है। अचानक किसी को तलाक दे देना मैम, आपको मतलब आप खुद उस कम्युनिटी से एक महिला के तौर पर उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए सर, एक्चुअली ये जो आपने बात रखी है ना, लोगों को थोड़ा सा नॉलेज भी कम है। जैसे कोई बोल देता है कि भाई किसी ने 3 बार तलाक बोल दिया वो तलाक हो गया, ऐसा नहीं। उसको एक मरहले में देना पड़ता है, फिर एक देना पड़ता है, फिर उसको कन्वर्सेशन करनी पड़ती है, बीच में कोई होता है। ये जो तरीका है ये सही नहीं है। आपने खुला का नाम सुना है? पूरे समाज में सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को एक अधिकार है, जो वो अपने पति से अगर वो खुश नहीं है या जो भी उनके वो इंडिविजुअल भी खुला ले सकते। आप मुस्लिम कल्चर को आप कितना भी डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुस्लिम जैसा जो समाज है देखा जाए तो सबसे ज्यादा सेक्युलर और ओपन है महिलाओं के लिए भी। जैसे अगर कोई हिंदू महिला को अगर डिवोर्स लेना है तो उसे कोर्ट में जाके पेपर वर्क करना है, फिर जो तारीख मिलेगी उसके अकॉर्डिंग। आपने यहाँ क्या बताया कि मुस्लिम पुरुष 3 बार तलाक बोलेगा और मामला खत्म। ऐसे ही महिलाओं को भी अधिकार है खुला लेने का, ठीक है, इक्वल है। तो इन चीजों को आप समझने की कोशिश करिए, उसको एक अमली जामा पहना करके जैसा दिखाना चाहते हैं, हर चीज वैसी नहीं होती, ये मैं बोलना चाहती हूँ आपको। महाविकास आघाड़ी की सरकार है, लोग पार्टियों को मिलकर बनाई है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन शुरू है, मैक्सिमम टाइम लॉकडाउन, बिल्कुल। तो आपको लगता है एक सामान्य तौर पर आप कहता है कि आपका समाज सेवा में अच्छा काम है, एक कार्यकर्ता के तौर पर आप लोगों के घर तक पहुँच रहे हैं, मदद तो लोगों को कुछ खास मिल नहीं रही है, सरकार कर क्या रही है? क्या लगता है? आप खुद लोगों तक जाती है, लोगों को कुछ भी मदद नहीं मिल रहा है, लोग घर में बैठे हुए हैं, उनके पास किसी तरह के कोई साधन नहीं है, कमाई का कोई जरिया नहीं है, उसके बाद भी आदेश हो जाते हैं, कमिटमेंट हो जाते हैं, आपके अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे, राज्य सरकार बोलती है आपको इतने पैसे की हम मदद करेंगे, आपको घर में रहना है, बाहर नहीं। क्या सोचते हैं आप? सर देखिए, सबसे पहले कोरोना का जो भी प्रोटोकॉल है वो सेंट्रल से चलता है जी, सबसे पहले। तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई जिम्मेदारी नहीं? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इनकार करूँगी। सर हमने अक्टूबर 2019 में हम लोग इलेक्शन जीते, दिसंबर में हमने शपथ ली, ठीक है, जनवरी फरवरी से हमारे काम स्टार्ट हुए थे, मार्च में मोदी जी अचानक से प्रकट हुए न्यूज़ चैनल पे और लॉकडाउन लगा। तो वहां जो स्थिति थी, पहली बार इतना बड़ा पेंडेमिक हुआ, सब चीज हौच पौच हो गई। जो चीजें हम सुधार सकते थे राज्य में, हमें वो भी मौका नहीं मिला। नंबर 1, मैं आपको उसमें आपको ब्रीफ करती हूँ। आप आए अचानक से शाम को 8 बजे टीवी पर और आपने कहा कल से लॉकडाउन रहेगा। आप 10 दिन का समय देते, केवल 10 दिन का, जो जहाँ का है अपने अपने स्थान पर पहुंच जाए, लोग अपने कुछ व्यवस्था कर लेते, बहुत सारी चीजें हम कर सकते थे, ठीक है, वो हमें टाइम नहीं मिला।
देश में और महाराष्ट्र में, दिल्ली, यूपी में इतने जो लोग मारे गए सर, उसका सबसे बड़ा अगर कोई रीज़न है तो गलत तरीके से लॉकडाउन करना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लॉकडाउन करना गलत था, गलत समय पर करना था। इन चीज़ों से हमारी काफ़ी इकोनॉमी इफेक्ट हुई। कुछ लोगों का पेमेंट बकाया था, जो मजदूर काम कर रहा था, जो श्रमिक, उसकी 10-10 दिन की दिहाड़ी होती है, वो बिना लिए वो निकला है, पैदल चला है, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब आपने कहा राज्य सरकार क्या है। देखिए, राज्य सरकार का अपना एक रोल है जो उसे हर सूरत में, हर हाल में अपना रोल निभाना है, अपनी जनता तक उसको पहुंचाना है। सर, सबसे पहला हमारा कार्य ये है कि हम लोगों को सुरक्षित रखें। हर न्यूज़ चैनल पे हेडलाइंस चलती हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना हुआ है, सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है। यूपी में नहीं हुआ है, सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन यूपी में नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है आप भी जानते हैं। सबसे ज़्यादा कोरोना अगर कहीं पॉजिटिव हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ है, पर क्योंकि वहाँ पे चुनाव है ना, इसलिए वहाँ पे कोरोना नहीं हुआ, ठीक है। तो मेरा ये कहना है, हमें इस तरीके से बताया गया कि महाराष्ट्र नंबर 1 पे चल रहा है, महाराष्ट्र में आना जाना, बिजनेस सब कुछ बंद कर दिया गया। ये क्यों नहीं बोला गया कि ये पूरे देश में एक ऐसी सरकार है जिसने सबसे ज्यादा कोरोना की कहा कि पहले जो फेज में आया था मौका नहीं मिला, हाँ, जिन्हें एकदम से, लेकिन सेकंड फेज में तो अच्छा मौका मिला। बिल्कुल ज्यादा वक्त मिला। सर, सुनिए, बॉम्बे पूरे देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र रेवेन्यू जनरेट करता है। कैसे करेगा? जब बाहर का लोग आएगा, पॉपुलेशन ज्यादा तभी होगा ना। सर, महाराष्ट्र में केवल महाराष्ट्र के लोगों का वैक्सीनेशन या फिर उनकी टेस्टिंग नहीं हुई, जितना लोग रहता है उन सब की हुई। सर, समय लगता है। मैम, नितिन राउत खुद बोल रहे थे, पालक मंत्री, कि हमने पूरी व्यवस्था करके रखी है। सेकंड फेज में जो आपको, पहले फेज में आपको जो मुसीबत झेलनी पड़ी वो अभी नहीं झेलनी पड़ेगी, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ मैम, बहुत ज्यादा लोगों। बिल्कुल, मैं अग्री करती हूँ आपकी इस बात को। सर, इसमें प्रशासन की जितनी गलती है उतनी लोगों की भी गलती है। जैसे ही कोरोना कम होने लगा, ऐसे छूटे हैं मार्केट में बाहर, जैसे कहीं बंद करके रखा है। लेकिन उनके पास में कोई जरिया ही नहीं था ना, आपने उनको घर में बिठा दिया, रोजगार छीन लिया। कोई सर, हमने रोजगार नहीं छीना जी। सर, हालात ऐसे हुए पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। इट्स अ वर्ल्ड वाइड। वो ठीक है ना, लोग बाहर निकले, लेकिन मेडिकल की जो फैसिलिटीज है, आरोग्य की जो यंत्रणा है, वो मुस्तैद करने का काम किसका था? ना हॉस्पिटल्स में बेड्स है, ना इंजेक्शन का अवेलेबिलिटी है, ना ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, ये सब करने का काम किसका था? स्टेट गवर्नमेंट का था ना ये सारा। बिल्कुल सर, स्टेट गवर्नमेंट का था। हमारे यहाँ शुरू से सर एक कल्चर चला आया है इंडिया में कि हमें पर्टिकुलर एक स्टैचू बनाना है, उस पर आप 1000 करोड़ लगा देंगे। एक किसी चीज की स्थापना करनी है, उस पर आप 1 लाख करोड़ लगा देंगे। क्या डेवलप करें? टूरिज्म। आज आपको हॉस्पिटल्स की जरूरत। आज सबसे ज्यादा कौन से बनाए हुए हॉस्पिटल्स काम में आए? जो कांग्रेस के जमाने बने तो वही काम में आए हैं, या आज के बनाए हुए स्टैच्यूज काम में आए? अब मुझे ये बताइए, सबसे पहला चीज क्या थी? जान बचाना। अब मुझे बताइए, नाना भाऊ पटोले जी ने जितना राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पार्टी की तरफ से या कांग्रेस पार्टी ने जो किया है वो शायद ही कोई कर पाएगा। आपने विकास भाऊ ठाकरे का कभी नाम सुना है? खामोशी में किया। मेरे पास सारे प्रूफ है उन्होंने कितना राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, फिर भी मुझसे जितना भी हुआ मैंने किया। हमने ईद नहीं सेलिब्रेट की, हमने वो पूरा कलेक्शन किया। हमारे यहाँ एक 11वीं होती है न्याज, उसमें हम लोग हर साल पैसे जमा करते हैं न्याज। हमने, मेरी मम्मी ने कहा वो भी निकालो। आज मतलब किसी के घर में अगर आप 2 टाइम की रोटी भी दे पाओ, वो उससे बड़ा सुकून और कुछ नहीं है। 4 बड़े हाई फाई लोगों को चेयर पे बैठा के खाने खिलाने में कोई मजा नहीं है। आज जिसकी परेशानी है वो सॉल्व कर। सर, आप यकीन नहीं करेंगे, हमने ईद के लिए नए कपड़े भी नहीं लिए, क्योंकि अगर हम अफोर्ड कर पाते, मेरा पड़ोसी नहीं कर पाता, तो क्या वो मेरी इंसानियत थी? अब जैसा आप बार बार बोल रहे हैं आमदार विकास ठाकरे के बारे में, आपके नागपुर शहर के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो विकास ठाकरे जी से नाराज है। हमारे स्टूडियो में भी वो आ चुके हैं कि हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए जब हम ठाकरे सर से मिलने जाते हैं तो हमसे मुलाकात करने जाते हैं। आपकी बात के लिए नहीं सर, यहाँ तो सर आप मुझे आपके पास जो भी स्टूडियो में आता है, उनको मेरे साथ एक बार कन्वर्सेशन करवा। आपके कार्यकर्ता मैम वो आपके पार्टी से जाना चाहते हैं, यहाँ तक बात बोल रहा हूँ।
नहीं सर, अभी तक इतने नाराज है वो भी अच्छा है। अभी तक तो सर मेरे नोटिस में से कोई बात नहीं आई है, क्योंकि सर देखिए काम तो मैंने भी करवाया है। मैं तो फोन भी कर देती हूँ तो बहुत लोगों से मिल लेते हैं, वो तो खुद ही निकल रहे थे। आप बिलीव नहीं करोगे, राशन बांटने के लिए वो तो स्विफ्ट में खुद इंडिविजुअल घूमते रोज गाड़ी लोड करते थे और लेके निकल जाते थे। ये कुछ अंतर्गत पॉलिटिक्स चालू है कार्यकर्ताओं में, जिसकी वजह से सर देखिए आपका एक घर है, आप 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, किसी का मिजाज अलग है, किसी का मिजाज अलग है, इसका मतलब ये थोड़ी क्या फैमिली नहीं है, है ना? ये हर जगह होता है। मैम पालक मंत्री नितिन राउत के बारे में बात करेंगे। मैम ऊर्जा खाता उनके पास है, एनर्जी मिनिस्टर, तो सभी जानते हैं लोगों को घर में स्टेट गवर्नमेंट ने मिला है, आपको घर में नहीं है। बिजली की बिलों का बहुत बड़ी समस्या थी। कांग्रेस की ओर से कोई ऐसा मतलब आपको भी लगा होगा एक सामान्य नागरिक के तौर पर, एक इंसान के तौर पे, कि लोगों को आपने खुद घर में रखा हुआ, लोग अपनी खुशी से घर में गए, फिर उसके बाद भी इतना सारा इलेक्ट्रिक बिल। मैम शुक्रवार के इलाके में हम लोग घूम के आए, 1.5 लाख रुपए मिले झोपड़पट्टी के लोगों को, 1.5 लाख रुपए। वो सर एक्चुअली टेंटिवली निकाला गया था उन्होंने। हाँ, घोषणा आपने खुद की थी, उन्होंने खुद कहा था मैं 300 यूनिट तक माफ करूंगा। आप लॉकडाउन में आप लोग साथ दी जी, फिर ये लोगों की भावनाओं के साथ में खेल नहीं हुआ। सर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जनवरी फरवरी से हमने सत्ता संभाली, मार्च में लॉकडाउन लगा। हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक रोल होता है। जैसे एनर्जी डिपार्टमेंट जो है हमारा, पहले बावनकुड़े साहब के पास था, मुझे लगता नहीं कि उन्होंने वहाँ को छोड़ा। अगर कुछ छोड़ता तो शायद हम उसका पब्लिक के लिए यूटिलाइज कर लेते, लेकिन ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आया। जो नागपुर शहर के या जो महाराष्ट्र के हित में होगा, मुझे अभी भी उम्मीद है वो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। हाँ, लोग काफ़ी ज़्यादा त्रस्त हुए हैं, इससे परेशान हुए हैं, मैं इसमें बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। बहुत सारे लोगों के घर में शादी हो गई, अभी उदयनगर में जिनके घर में शादी थी ना, शादी के दिन ही लॉकडाउन में, तो पहले ही शादी का मसला नहीं था, लॉकडाउन में शादी के दिन ही उनके घर की बिजली काटी, बताने के बाद भी अधिकारियों की हमारे घर में। तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियों को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी की इस मसले को लेकर लोग बहुत ज्यादा आप सुसाइड भी कर लिया, और एनर्जी मिनिस्ट्री इस बारे में सोचती ही नहीं बिल्कुल। उन्होंने तो डायरेक्ट बोल दिया कि आपको बिजली भरना ही पड़ेगा, भी उसमें कोई रियायत नहीं होगी। तो आपको नहीं लगता, एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर में आपको नहीं लगता कि बड़े तौर पर, बड़े अधिकारियों के तौर पर या बड़ी जी नहीं सर, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि राउत जी जो है, पटोले जी ने भी बोला कि वो राउत जी ने बोला था वो ही देखिए, गलत है ना। वो बड़े नेता पटोले जी भी बहुत बड़े नेता, हाँ, बोल सकते हैं आपस में बेहतर हो सकते हैं। जी जी जी, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं चल रही है, लेकिन अगर ऑलरेडी अगर कोई विभाग अगर लॉस में चल रहा है तो उसको फुलफिल करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वैसे ही कर्जा लेती रहती है, अगर इलेक्ट्रिसिटी के लिए अगर वो कर्जा लेती है, नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो सही है कि भाई अपने राज्य के लिए हमें ये इनिशिएट करना ही पड़ता है, लेकिन कई सारी चीजें सर ऐसी होती है कि आप चाह करके भी नहीं कर पाते हो। उसकी जो अकाउंट शीट्स वगैरह जो आई हुई हैं, जो बहुत सारी चीजें हैं कि एनर्जी डिपार्टमेंट कितना बेनिफिट में है, कितना लॉस में है, ये बहुत सारी चीजें होती है सर, देखनी पड़ेंगी। लेकिन मैं फिर भी व्यक्तिगत मैं खुद एक बार राउत जी से, नितिन राउत जी से मैं एक बार बात करके इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करूंगी, और मैं आपको मतलब इतना तो मैं आश्वासन दे सकती हूँ कि मैं इस चीज की पहल जरूर करूँगी। पॉलिटिक्स में आपका अभी रुझान भी है, आपका बहुत ज्यादा अभी अनुभव भी बड़े कदम के साथ में आपका काम भी है, तो क्या फोकस है मैम, मतलब क्या टारगेट है, क्या अचीव करना है? सर अचीव ये करना है, सबसे पहले राज्य में कांग्रेस को नंबर 1 पार्टी बनाना है। ये हमारा आज एक संकल्प है कि हमको जिस तरीके से मतलब एक परेशानी भी हुई, कुछ चीजें सही नहीं चल रही थी, लेकिन आज वो बदलाव आ गया है। श्री नाना भाऊ पटोले जी जिस स्पीड से काम कर रहे हैं, मतलब 12 घंटे में से अगर 9-10 घंटे बंदा बाहर ही काम कर रहा है, तो आप सोचिए, मैं बगैर टाइम देखे जब भी मेरे किसी क्षेत्र में मेरी कहीं जरूरत पड़ती है तो मैं पूरी निष्ठा से बगैर घड़ी को देखे भी किस टाइम बहुत रात होगी लेकिन मैं जाती हूँ। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता आज बहुत ज़्यादा सक्रिय हो चुका है और एक नई उमंग, नई तरंग के साथ हम लोग नाना भाऊ के साथ पूरी तरीके से और श्री विकास भाऊ ठाकरे जी के नेतृत्व में जैसा हम लोग काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सर हम लोग नंबर 1 पार्टी यहाँ बन के रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र एक कांग्रेस की ही जमीन है। हमको सिर्फ थोड़े समय के लिए हम वहाँ से
हमें पीछे सरका दिया गया था, लेकिन हम हमारी जमीन हासिल करके रहेंगे। डीमोनेटाइज के बाद में भी हम ऐसे ही बोल रहे थे पहले कि अब हमारी सरकार बदलेगी, लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ। एक्चुअली सर, मोदी जी का जो एक इमोशनल ड्रामा बोल सकती हूँ या पता नहीं, लेकिन बोलूंगी कि आप देश के प्रधान हो करके, इतने बड़े पद पे रह करके आप जैसे बात करते हैं, जब आपको दिख रहा है संकट पूरी तरीके से आपको घेर चुका है, तो आपके जो आंसू निकल जाते हैं, तो वो उससे क्या होगा आप मुझे बताइए। नोटबंदी हुई, ठीक है, पूरा देश लाइन में लगा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुशी खुशी लगे कि नहीं मोदी जी कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। मोदी जी ने मार्केटिंग के लिए अपनी माता जी को भी लाइन में लगा दिया। मैं उनकी माता जी को दिल से नमन और प्रणाम करती हूँ, मैं उनसे कुछ ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन आज कोई कॉर्पोरेटर भी होगा या सर आप भी होंगे, तो आप अपनी 90 साल की मम्मी को तो लाइन में नहीं लगाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं मेरी मामा को अगर ज़रूरत पड़े तो मैं हथेली रख के चलाऊं, लेकिन मैं मेरी मामा को कभी लाइन में नहीं लगाऊंगी इस तरीके से। ठीक है, अपनी अपनी मार्केटिंग पॉलिसी होती है, तो वो वहाँ मतलब एक चीज़ माननी पड़ेगी आपको कि सेंट्रल की जो मार्केटिंग है बीजेपी की वो अच्छी है, मैं अप्रिशिएट करूँगी, पर हम ड्रामे नहीं कर सकते, जो रियल है सर वो बात करें। तो सर हुआ उसमें ये कि खाते खुले गए 500 रुपये में और पैसे आने वाले हैं, ये सब हुआ। सर एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी ऑलरेडी वीक है, ठीक है, हम एक मध्यम वर्गीय लोगों के नाम से हम ज़्यादा देश में जाने जाते हैं, दुनिया में हम जाने जाते हैं, तो सर एक उम्मीद बनती है, एक आशा होती है कि आज मोदी जी को लोगों ने भरोसा करके वहाँ पे बिठाया है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद पे जो बोलते दुनिया कायम रहती है, तो उस भरोसे पे सर ये दोबारा आए हैं, ठीक है। लेकिन आज देश का नागरिक, देशवासी, देश का श्रमिक और देश का किसान ये समझ चुका है कि ये कौन लोग हैं। बीजेपी क्या है सर? बीजेपी क्या है? बीजेपी तो केवल एक पपेट है, रिमोट कंट्रोल तो आरएसएस के हाथ में। नागपुर से पूरा देश ऑपरेट हो रहा है। जो एक ऐसी संस्था जो कहीं पर रजिस्टर्ड भी नहीं है, आज वो इतने पावर में है कि वो देश चला रही है। आप मुझे बताइए, एक समय आया था जब बहुमत से कांग्रेस चुन के आई थी, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, तब बीजेपी का कोई भी एक भी सीट चुन के नहीं आई थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ये कहा था, तब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी को अपनी 2 सीट्स विड्रॉल करके वहां पे अपनी 2 सीट्स दी गई थी कि नहीं हमें विपक्ष भी चाहिए हमसे सवाल करने के लिए। यहाँ तो विपक्ष तैयार होता है आपको सुझाव देने के लिए, हर चीज करने के लिए, लेकिन आप तानाशाही कर रहे हैं, आप हिटलरशाही कर रहे हैं, आप मतलब किसी का सुनने को ही तैयार नहीं है। आपने नोटबंदी जैसा आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और आपने एक बार अपोजिशन के वित्त मंत्री जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जिनको आज दुनिया सैल्यूट करती है, आपने उनका एक सलाह मशवरा नहीं पूछा आपने। अब मैं आपको बताती हूँ, वर्ल्ड बैंक जो होता है उसमें 5th नंबर पे श्री मनमोहन सिंह जी का नाम है, वो उनसे सजेशंस लिए जाते हैं। क्यों नहीं आपने लिए? क्योंकि आप में ईगो है, आप में ऐसा ईगो है। मैं आज बीजेपी पार्टी कोई नहीं बोलता, मोदी सरकार बोलते हैं, यानी पार्टी से ऊपर ये 2 बंदे हो गए, हाँ, अमित शाह जी और मोदी जी, यानी पार्टी बाकी कुछ नहीं है क्या। 2008 या 9 में यूटीआई डूबा था, आपको याद होगा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तब देश के प्रधानमंत्री भी मनमोहन सिंह जी थे और फाइनेंस में उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया था जो शायद ये कभी पहुंच ही नहीं सकते हैं। जब रुपए में हम डूबे थे, उन्होंने उसका रिजर्वेशन, उसका इंश्योरेंस उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की करेंसी में यानी पाउंड में हमने रिकवर किया था। तो देश इसी तरीके से चलता है। जब तक देश की आर्थिक स्थिति स्ट्रांग नहीं रहेगी, हम कहीं भी सरवाइव नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप मुझे बताइए कितने रेप होते हैं इस देश में? हर 30-32 सेकेंड में एक लड़की पे रेप होता है। 62% केस तो रजिस्टर नहीं होते। आप उठाइए पूरा डेटा और देखिए यूपी में कितना होता है। स्मृति ईरानी जी पार्लियामेंट में कहती है राहुल जी को माफी मांगनी चाहिए। किस चीज की माफी?
उन्होंने कहा था रेप इन इंडिया, एंड दैट्स ट्रू, और ये सच था। उनको इतना ग्रामर तो आना चाहिए। और उन्होंने मार्केट में पब्लिसिटी बनाई रेपिंग इंडिया। नो, वो एक महिला होकर एक महिला के दर्द को नहीं समझ सकती। आप ऐसी व्यक्ति से आप क्या मतलब क्या अपेक्षा रखेंगे? आप मुझे बताइए। उन्हें देश का एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया, 9th फेल हमारे देश की एजुकेशन मिनिस्टर हुई। ऐसा कभी हुआ है किसी राज्य में? विपक्ष के विरोध के बाद में फिर उनको हटा के कपड़ा मंत्री बना दिया गया। अमेठी से जीती है ना वो। जब अमेठी में इतने बुरे हालत थे कोरोना में, तो उनका एक ट्वीट आ रहा था, मैं घर पे अंताक्षरी खेल रही हूँ। ये हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कमेंट्स। मैम 3 पार्टियों की सरकार है स्टेट में जी। फिलहाल परमवीर सिंह ने जो आरोप लगाया पूर्व गृह मंत्री देशमुख के ऊपर में, ईडी के छापे भी हुए उनके घर में, कैसा देखते हैं मैम इस सबको? कि बहुत बड़े आईपीएस लेवल के ऑफिसर जब लगाते हैं आरोप, तो उसे तथ्यहीन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत बड़ा होता है, सौदा की गरिमा है। सर ईडी कहाँ से ऑपरेट होती है? ये थोड़ा बता सकते हो, ईडी कहाँ से ऑपरेट होती है? आपका कहना इसमें भी केंद्र सरकार। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं खुल के आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, जब भी कोई व्यक्ति अपनी आवाज बढ़ाने की कोशिश करता है और जहां पर भी बीजेपी की सरकार नहीं है, ठीक है, तो उस पर ईडी की इंक्वायरी सबसे पहला एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट होता है। ठीक है, ठीक है, जिस अधिकारी ने उन पे वो चार्ज लगाया, आरोप लगाया, वो सिद्ध तो होने दीजिए सर। और वैसे भी सर अभी मुझे बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है उस मामले में। लेकिन कार्यकर्ताओं पर फर्क नहीं होगा उसका। सर सुनिए ना, पहले कार्यकर्ता बोलते थे एफआईआर दाखिल ही नहीं होगा, ये सारा मैटर झूठ है, एफआईआर दाखिल हो चुका है, मनोबल तो सर एफआईआर इसी वजह से हुआ क्योंकि ईडी इन्वॉल्व हुई है। ठीक है ना, हमें ये लगता था कि आप पहले जांच बैठाए अच्छे तरीके से, पहले आप जैसा आपने बोला था कि सीबीआई करेगी जांच या हम जैसा करेंगे, आपने वो भी हटा के हम डायरेक्ट ईडी वगैरह करते हैं आप, ठीक है, पहले आप सिद्ध होने दीजिए। और वैसे भी सर इसमें मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं कोई भी गलत टिप्पणी दे के मतलब बेवजह की मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहती। मैम शो खत्म होने का वक्त हो चुका है। जी सर। जैसे हमारे लाखों दर्शकों से क्या कहना चाहिए? सर मेरा आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगी मैं आपको कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और ये मौका दिया कि मैं अपनी आवाज आपके सामने रख सकूं, अपनी विचारधारा रख सकूं। सबसे पहले मेरा मैसेज है देश की महिलाओं के लिए, राज्य की महिलाओं के लिए, मेरे शहर की महिलाओं के लिए, कि अपने आप को किसी से भी कम ना समझे, अपना मनोबल किसी भी सूरत में गिरने ना दे। ये हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है कि पुरुष हमेशा से महिलाओं को डोमिनेट करता है, चाहे वो घर हो, चाहे वो सोसाइटी के बाहर हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। लेकिन अपना मनोबल कभी गिरने नहीं देना है, कभी हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है, और आगे खुल के आना है और अपनी आवाज उठाना है। तो दर्शकों, आज हमने हमारी जो खास मुलाकात हमारे स्टूडियो में आई है न्याश नुसरत अली जी उनसे मुलाकात की। उनसे हमने उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी पॉलिटिक्स करियर के बारे में जो है वो बहुत सारी बातचीत उनसे की है। हमने देख लिया कि किस तरह से उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो कितना ब्राइट है, वो हमें नजर आया है। किस तरह से लोगों के लिए उनके मन से ही आवाज उठ रही है कि वो लोगों के जहन तक, मतलब उनके दिल तक पहुंचे, उनके प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करे, उनके जज्बातों से, उनकी बातचीत से हमें पता चला है। अभी हम आगे देखेंगे कि अपने बातों पर वो कितनी कायम रहती है। इसी तरह के नए मेहमानों के साथ हम और भी आपकी रूबरू आपको कराते रहेंगे। तब तक आपसे लेते हैं अलविदा, नमस्कार।